यूपी के सुल्तानपुर से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। जिस वक्त इलाके में ये पूरा बवाल हो रहा था, उस समय वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ओर के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। वहां से आई एक तस्वीर में तो एक पक्ष के लोग दूसरी तरफ के लोगों के मकान पर डंडों से हमला करने के लिए दौड़ते नजर आए। इस लड़ाई की वजह से पूरा इलाका जैसे जंग का मैदान बन गया। नीचे तो लोग एक दूसरे पर डंडे बरसा ही रहे थे, वहीं घर की छत से भी कुछ लोग ईंट से हमला करने में पीछे नहीं रहे। इलाके के लोगों के बीच बचाव करने पर मामला थोड़ी देर के लिए शांत भी होता, लेकिन चंद मिनटों में हालात दोबारा जस के तस बन जाते। जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो वहां के लोगों ने पुलिस को बुलाना ही बेहतर समझा। 100 नंबर गाड़ी बुला। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस घटना की छानबीन में जुट गई। बिहार के जमुई से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मोटरसाइकिल चोरी के शक में इलाके के लोगों ने दो लड़कों की पिटाई कर दी। आरोप है कि ये दोनों वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल को लेकर भागने की फिराक में थे और तभी इलाके के लोगों की नजर उन पर पड़ गई। फिर क्या था, वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें पकड़ा और लगे अपनी ताकत की आजमाइश करने। बीच सड़क पर भीड़ ने दोनों लड़कों पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। एक आरोपी ने तो उन लोगों से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, पर सब बेकार गया। पहले तो उन लोगों ने दोनों को मन भर पीटा, फिर उन्हें पूरे रास्ते में घुमाया। भाइयों ये दोनों जो है सो चोर है, मोटरसाइकिल चोरी में पकड़ा गया है। बताया गया कि जिस इलाके की ये घटना है, वहां से पिछले कुछ दिनों में 6 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। मुंबई के कुर्ला से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया। ये वीडियो शनिवार शाम का है, जब सड़क पर कचरा और पानी जमा हो गया था। जब ठेकेदार पर कचरा डाला जा रहा था, उस वक्त वहां पर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मुंबई में विधायक की दबंग नेतागिरी। ठेकेदार से की गई बेहद बदसलूकी। शिवसेना विधायक ने दी ठेकेदार को सजा। कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्टर पर कचरा। मुंबई में मॉनसून दस्तक दे चुका है। पहली बरसात ने ही सरकार के तमाम बंदोबस्त और इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। आसमान से बरसते पानी ने मुंबई की जमीन पर गिरते ही आधी से ज्यादा मुंबई को पानी में डुबो दिया। जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। इस बीच मुंबई के चांदीवली इलाके में एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे जितनी आंखों ने देखा, उन आंखों में शर्म का पानी उतर आया। जहां शिवसेना विधायक ने सफाई ठेकेदार को अजब तरीके से गजब सजा दी। इस सजा की इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से गौर से देखिए। यहाँ नाले से उफनते कचरे वाले पानी के बीच एक शख्स बैठा हुआ है और पास खड़े कुछ लोगों से बचने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके पास ही मौजूद दो लोग नाले के पास बिखरे कचरे को बटोर बटोर कर उस पर डाल रहे हैं। जिस वक्त पानी में बैठे शख्स को लोग मिलकर कचरा नहला रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वहीं मौजूद थे। बल्कि उनके इशारे पर ही सफाई ठेकेदार की कचरे से नहलाई धुलाई चल रही थी।
अब जरा इस हरकत पर विधायक जी का तर्क भी सुनिए। 15 दिन हो गया उनको फोन करके बता रहा हूँ कि ये नाला आने जाने के लिए तकलीफ होने वाली है। वो नाला अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, अच्छी तरह से साफ करवा के लिए, लेकिन तो भी वहाँ पे ठेकेदार ने सुना नहीं। 5 दिन से पूरे रास्ते से पानी, गंदा पानी जा रहा है। वो जाने के बाद भी 5 दिन में वो लोगों ने कुछ देखा नहीं। उसके बाद कल जब महिलाओं का मोर्चा आया, उसने कहा कि भाई हम लोग जाएंगे कैसे। तो हम और हमारे पार्टी के शिवसेना के शाखा प्रमुख, शिवसैनिक, हम खुद वहाँ पे वो गटर साफ करने के लिए, वो नाला साफ करने के लिए गए। ठेकेदार के साथ हद से पार जाती बदसलूकी के बावजूद इस इलाके के विधायक और उनके समर्थकों को अपने किए का कोई पछतावा नहीं। लेकिन शायद नेताजी भी भूल गए कि इस वक्त चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है। ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मगर इस बात से बेखबर विधायक और उनके कार्यकर्ता इस बदसलूकी को सही ठहराते नजर आए। उसको ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए, उसके ऊपर बीएफसी के एक्ट से कार्रवाई करने के लिए हम जरूर कार्रवाई करने के बोलेंगे। जो अधिकारी काम नहीं करे, आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी काम नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और उसको भी उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरा करना चाहिए। यानी शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के मुताबिक मानसून से पहले इसी ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका दिया गया था। ठेकेदार ने भरोसा दिलाया कि मानसून की बरसात से पहले नाले की सफाई का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार ने सफाई का काम पूरा नहीं किया और जब बारिश शुरू हुई तो सड़कों पर पानी भरने लगा और सड़कों पर भरे पानी को देखकर विधायक जी का खून खौल उठा। आखिर इलाके के लोगों के भरोसे का सवाल जो था, लिहाजा उनसे रहा नहीं गया। खुद ही जज बनकर उस ठेकेदार को सजा देने पहुंच गए। अब ये हरकत इलाके के विधायक जी के कहने पर उनकी आंखों के सामने ही हुआ और विधायक जी का ताल्लुक सूबे के सत्ताधारी पार्टी से है। लिहाजा बरसात के पानी के बीच सियासत का उबाल दिखने लगा और मामला मुंबई के एक इलाके से निकलता हुआ बातों ही बातों में मुंबई से दिल्ली तक कैसे पहुंच गया, इसकी भी बानगी देख लीजिए। में गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। उनके मेयर ने कहा कि 103% कचरा बाहर निकाला है, तो दिलीप लांडे शिवसेना विधायक ने सवाल मेयर को पूछना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूं, इस प्रकार की गुंडागिरी ये राहुल गांधी को मंजूर है क्या? मुंबई की गलियों से निकलती गंदगी में सूबे की सियासत को घिरता देख सूबे के सत्ताधारी पार्टी को सामने आकर अपनी बात कहनी ही पड़ी। उसके बारे में आप दीपक लांडे जी से पूछ सकते हैं ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। इलाके में विधायक के साथ लोगों ने जिस तरह से ठेकेदार को धमकाया, फिर धक्का देकर उसे कचरे के पानी में गिरा दिया और उस पर कचरा डालने का वीडियो बनाकर उसे वायरल करवाया, इस हरकत को किसी ने भी जायज नहीं ठहराया। बल्कि इस मामले में अब बातों की हद से आगे ले जाने की बात होने लगी। किसी को भी जबरन सड़क पर बिठाकर उसके ऊपर इस तरह से कचरा डलवाने जैसे काम के लिए विधायक दिलीप लांडे की दलील अपनी जगह है, लेकिन इस हरकत को देखकर इंतजामों का तूफान भी मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं, उस पर कचरा डाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है।
जिसमें शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मॉनसून के पहले 11 दिनों में 565.2 mm बारिश हो चुकी है, जो 505 mm की औसत से काफी ज्यादा है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई है और जाहिर है कि इन हालात में मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे नजर आएंगे। तो क्या आने वाले वक्त में मुंबई के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आने की आशंका है, या फिर चांदीवली के विधायक दिलीप लांडे को उनके रहनुमा उनके तहजीब का सबक देकर लोगों की बात सुनने की सीख देंगे? बस अब तो यही देखना बाकी है। नियमों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही से नहीं कर रहा था तो शिवसेना विधायक दिलीप लांडे उसकी शिकायत बीएमसी में कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने जो हरकत की उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये कि क्या शिवसेना आला हाईकमान इस हरकत के लिए अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? चूंकि कॉन्ट्रैक्टर बीएमसी का था तो क्या बीएमसी शिवसेना विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि यहाँ मामला कॉन्ट्रैक्टर की सेहत से जुड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर जो नाले का कचरा फेंका गया उससे उसकी सेहत भी बिगड़ सकती थी। लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि एलजेपी के 5 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि एलजेपी के सांसद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की जेडीयू सांसद ललन सिंह से मुलाकात हुई थी और उसी के बाद एलजेपी के 5 सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की खबर सामने आई। बताया गया कि चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के बाकी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया है। इससे पहले एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। एलजेपी के सांसदों को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि चिराग पासवान को छोड़ एलजेपी के बाकी 5 सांसद जल्द ही जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, जिनमें उनके चाचा पशुपति पारस भी शामिल हैं। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील में 200 और 500 की नोट बहने की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि झील से गोताखोरों को सिर्फ 5 से 7 नोट ही पानी में तैरते मिले। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के दतिया में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाशों का आतंक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये बदमाश बीच सड़क पर हवा में फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाते दिखाई दिए। रूस के साइबेरिया से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग के शोलों में धधकता दिखाई दिया। गर्मी की वजह से वहां आग काफी तेजी से फैलती जा रही है और इसने अब तक 50,000 से भी ज्यादा एकड़ में फैले जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की ऊंची लपटों में जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे सुलगते नजर आए। इस जानलेवा आग को बुझाने में दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में कई विमानों को भी लगाया गया, जो आसमान से इन खतरनाक लपटों पर केमिकल गिराते नजर आए। जंगल से उठते धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने अंदर समा लिया, जिसकी वजह से वहाँ कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन हो गया। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया। पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया के साथ अलग अलग पैतरे अपनाता रहा है। इस बार आम के सीजन में भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। दुनिया के अलग अलग देशों से संबंधों की मिठास बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान अपने देश में पैदा हुए आम भेज रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका समेत कई देशों ने पाकिस्तान के इस तोहफे को लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ठुकराए पाकिस्तान के आम। चीन ने लौटाया पाकिस्तान के आमों का तोहफा। फ्रांस को भी रास नहीं आया पाकिस्तानी आमों का स्वाद। पाकिस्तान के आम जीरो दाम। ये आम का मौसम है, बड़ा खास मौसम है।
इतना खास कि आम की मिठास जहन में बस जाती है। किस्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, आम के स्वाद की वैरायटी और सुगंध किसी को भी लुभा सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान आम के आम गुठलियों के दाम वाले फॉर्मूले पर काम करना चाहता था, उसे अमेरिका समेत कई देशों ने ऐसा झटका दिया है कि अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को चेहरा छिपाते नहीं बन रहा। दहशतगर्दी को पालने और पोसने वाला पाकिस्तान इस दौरान एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। पहले ही आर्थिक तंगी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है और अब चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी को जोर का झटका दिया है। इन देशों के अलावा कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले चौसा आम की पेटियों को लौटा दिया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की इस वैश्विक बेइज्जती की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान अपने आमों की मिठास के सहारे दूसरे देशों के साथ संबंधों की मिठास घोलना चाहता था, उसी पाकिस्तान के तोहफों को अमेरिका समेत तमाम देशों ने लौटा दिया। वहाँ पर जो आम का तोहफा भेजा था उनका वापस कर देना पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती है, इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है। और ये जो वजह बताई गई है वो तो यही है जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है और फिर वहाँ पर क्वारंटाइन के जो पूरे हैं जो एहतियात बरतनी चाहिए वो शायद नहीं बरती गई है, या फिर वहाँ से आम का जो इम्पोर्ट है क्योंकि उसमें सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो पूरे तरीका जो अपनाना चाहिए वो शायद नहीं अपनाया गया है, तो इसीलिए भेजा गया है, वापस भेजा गया है। दरअसल पाकिस्तान के जिन आमों को लेने से दूसरे देशों ने मना किया है उन्हें चौसा आम कहा जाता है। पाकिस्तान में इन आमों की न सिर्फ अच्छी पैदावार होती है बल्कि इन आमों को पाकिस्तान के पसंदीदा आमों में भी शुमार किया जाता है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन समेत 32 से ज्यादा देशों को ये आम तोहफे में भेजे गए थे, लेकिन न तो अमेरिका ने यह तोहफा कबूल किया और न ही चीन ने। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका और चीन समेत 32 से ज्यादा देशों के प्रमुखों को तोहफे में आम भेजे थे, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने कोरोना वायरस क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया। भले ही अमेरिका और चीन समेत दूसरे देशों की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर आमों को वापस किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चोट चीन से लगी है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ चीन को अपना सबसे बड़ा हिमायती मानता है बल्कि वक्त वक्त पर चीन पाकिस्तान के खाली कटोरे को भरता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी से चीन का खासा जुड़ाव रहा है। 1960 के दशक में जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री मियां अरशद हुसैन ने माओ त्से तुंग को आम उपहार में दिए थे, तब दोनों देशों ने आम के फलों के टोकरों के आदान प्रदान पर अपने संबंधों को मजबूत किया था। लेकिन इस बार चीन ने यह तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इस आम वाली दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की जो ये मैंगो डिप्लोमेसी को अमेरिका और चीन ने रिजेक्ट कर दिया है, वापस कर दिया है, और इनके साथ कुछ और भी देश हैं, तो उसके पीछे की जो लॉजिक है उस लॉजिक को हमें समझना होगा। ये पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान की इस आम वाली डिप्लोमेसी की चर्चाएं इसलिए भी गर्म हैं क्योंकि जिन देशों को पाकिस्तान ने अपने मशहूर चौसा आमों की पेटियां भेजी, उनमें से ज्यादातर देशों को पाकिस्तान का यह कदम रास नहीं आया। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी की ओर से 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को चौसा आम भेजे गए थे। आमों की पेटी को ईरान, खाड़ी देशों, तुर्की, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और रूस भेजा गया था, लेकिन चीन, अमेरिका, कनाडा, नेपाल,
मिस्र और श्रीलंका ने पाकिस्तान के उपहार को कबूल करने से इनकार कर दिया। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने जिन देशों को आम की पेटियां भेजी थी उनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम भी शामिल था, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भी पाकिस्तान के आमों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यही वजह है कि कोरोना काल में पाकिस्तान के मैंगो डिप्लोमेसी सवालों के घेरे में आ गई है। दुनिया में तो ये बिल्कुल पाकिस्तान एक हंसी का पात्र बन गया है और उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। तो उसे उसकी फॉरेन पॉलिसी की, उसकी विदेश नीति की और उसके काम करने के ढंग पर ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा देता है। दरअसल आम की पैदावार के मामले में पाकिस्तान दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आता है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में हर साल 15 लाख टन से ज्यादा आम होता है, लेकिन जिस चौसा आम को अमेरिका और चीन समेत दूसरे देशों ने लौटाया है उसका उत्पादन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अब पाकिस्तान को इस बात की भी चिंता सता रही है कि कहीं आमों का ये बेहिसाब उत्पादन उसके लिए सिरदर्द न बन जाए, क्योंकि पहले ही कई देश क्वारंटीन नियमों का हवाला देकर पाकिस्तान के आमों को लेने से इनकार कर चुके हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर करोड़ों के घपले का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा सच, प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है। उन लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए घोटाला और भ्रष्टाचार किया। ईडी से, सीबीआई से जांच करा के इन लोगों की गिरफ्तारी कराइए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आपकी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। G7 देशों की बैठक के दूसरे दिन भी पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हुए। इस बैठक में सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करने की जरूरत बताई। पीएम ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में पेरिस समझौते के तहत काम जारी होने का दावा किया। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद से पैदा हुए खतरों से रक्षा के लिए G7 का सहयोगी है। सम्मेलन में मोदी ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से सुरक्षित साइबर क्षेत्र मुहैया करवाने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेताओं ने खुले और नियमित आधारित हिंद प्रशांत को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की और क्षेत्र में भागीदारों के साथ सहयोग करने का संकल्प भी लिया। मुंबई के मलाड से ही एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मलाड इलाके में एक मकान पर छापा मारकर वहां एक ऐसी बेकरी को पकड़ा जहां से मुंबई की हाई-फाई प्रोफाइल की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करने का शक है। एनसीबी के दावे के मुताबिक इस बेकरी में बनने वाले केक और पेस्ट्री में ड्रग्स छिपाकर सप्लाई की जाती थी। मुंबई के मलाड का सबसे महंगा केक, महंगे केक का खुला राज। मुंबई के ड्रग्स बेकरी का पर्दाफाश। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो केक नजर आ रहा है, ये किसी भी लिहाज से मामूली नहीं है।
बल्कि मुंबई की अनगिनत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इन दिनों इस केक की हाई डिमांड है। और इस केक को मलाड के इलाके के इस बिल्डिंग में एक फ्लैट में तैयार करके पूरी मुंबई में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन बीती रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी इस केक की गंध को सूंघते सूंघते जब इस बिल्डिंग तक पहुंची तो जो सच सामने आया उसे सुनकर पूरी मुंबई चौंक उठी। इस केक में नशा मिला हुआ है, जिसका सुरूर इन दिनों मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी की पार्टियों में बुरी तरह छाया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार ड्रग्स बेकरी का पर्दाफाश किया है। मैं जहां मौजूद हूं मलाड बेस्ट इलाके में, यहां पर इसी इमारत में, ये गोम्स अपार्टमेंट है, इसी इमारत के 10वें फ्लोर पर जो फ्लैट है उसी फ्लैट से ये ड्रग्स बेकरी ऑपरेट हो रही थी। ड्रग्स बेकरी इसलिए नाम अहम है क्योंकि यहाँ पर जो भी केक या पेस्ट्री बनाई जा रही थी उसमें ड्रग मिलाया जा रहा था चोरी छिपे। एनसीबी को जब जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचती है। 12 जून यानी पिछली रात को एनसीबी की टीम ने यहाँ पर छापा मारा और इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री जो है वो बरामद की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक 20 साल की लड़की शामिल है। सबसे अहम चीज ये कि जो 20 साल की लड़की गिरफ्तार की गई है वही इस ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री बनाने का काम करती थी। मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद गोमेज बिल्डिंग में बैक द बेकरी नाम की इस बेकरी में ड्रग्स केक, ड्रग्स पेस्ट्री बनाकर हाई प्रोफाइल पार्टी, हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई की जा रही थी। इस सिलसिले में एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्लैट में बेकरी टाइप सिस्टम रन हो रहा था और ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे एडवर्टाइजिंग हो रही थी। पॉट ब्राउनी जिसे कहते हैं, जिसमें कैनबिस, मैरिजुआना मिश्रित केक बेकरी आइटम्स बनती है। तो वहाँ पर सर्च किया गया। उसके बाद में तकरीबन 1 किलो की सामग्री वगैरह सीज की गई वहाँ पर और 3 व्यक्तियों को भी इंटरसेप्ट किया गया जिसमें से एक महिला है। जानकारी के मुताबिक यहाँ केक और पेस्ट्री में रखकर अधिकारियों ने मौके से 160 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। खबर मिली थी इस बेकरी से मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई होती है। ये ड्रग्स कई मशहूर लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। पता ये भी चला है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच इस बेकरी से ऑनलाइन ऑर्डर होने वाले केक, पेस्ट्री की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पॉट ब्राउनी एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो एम्स्टर्डम, यूएस ऐसे कंट्रीज में काफी प्रचलित है। भारत में इसका फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सपोज्ड मोडस ऑपरेंडी। पिछले साल से ये एक्टिव थे काम करने में और काफी कंप्लेंट्स भी आ रही थी लोगों की कि ये प्रचलित काम चल रहा है आजू बाजू के इलाकों में और उनके क्लाइंटल के भी लिस्ट मिले हैं तो कार्रवाई करेंगे अभी हम। नेट का भी इन्होंने संशोधन करने के बाद में बनाना सीखा था इन्होंने और बाकी के भी इनका एक क्लोज नेटवर्क ग्रुप है जिनसे ये लोग प्रेरित होकर ये काम करें। बेकरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और एनसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बेकरी से अब तक किन किन लोगों को केक और पेस्ट्री ड्रग्स के बहाने सप्लाई होती थी। जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी है, उसको देखते हुए उससे बचने के लिए ड्रग्स कारोबारियों की तरफ से यह हथकंडा अपनाया गया था, लेकिन उसे भी एनसीबी ने बस्ट कर दिया है। दूसरी अहम चीज ये कि जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई सामने आई है उससे कहीं ना कहीं एक चीज तो अहम है कि ड्रग तस्कर लगातार एनसीबी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस इमारत में कार्रवाई की गई है उसने साफ तौर पर कहा कि ड्रग्स कारोबारी बच के किसी भी तरह से जो है इस तरह से ड्रग की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि बेकरी आइटम्स में कितनी मात्रा में ड्रग्स समेत अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाना है, इसको 20 साल की एक लड़की तय करती थी। लड़की ने इंटरनेट के जरिए केक बनाना सीखा और फिर बेकरी के जरिए ड्रग्स सप्लाई करके धंधे में उतर गई।
एनसीबी ने उस लड़की के अलावा उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 साल से एनसीबी लगातार मुंबई में ड्रग्स के सिलसिले में कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गहराइयों की पड़ताल की। फिलहाल एनसीबी ने पकड़े गए तीनों लोगों की पहचान तो कर ली है। शुरुआती तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि ड्रग्स सप्लाई के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी तफ्तीश का एक हिस्सा पूरा हुआ है। अब एनसीबी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन तीनों ने मिलकर अभी तक अपनी सप्लाई चेन को कहां-कहां तक पहुंचाया है और इनके ग्राहकों के लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापेमारी कर 61 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि ये सभी लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर वहां पार्टी कर रहे थे। इन लोगों में कई लड़कियां भी शामिल हैं। वीकेंड कर्फ्यू के समय फार्म हाउस में पार्टी की खबर मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंचे और सभी लोगों को हिरासत में लिया। बताया गया कि पकड़े गए ज्यादातर लोग बुलंदशहर और दिल्ली के हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन सभी पर पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रेड की गई, उसमें 61 लोग वहाँ पे 61 लोग वहाँ मिले, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जो लोग वहाँ मेन ऑर्गेनाइजर थे, जिनके द्वारा ये फार्म हाउस रेंट पे दिया गया था। और बाकी जो उसके जो मालिक है फार्म हाउस के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। वो दोनों एब्सकॉन्डर हैं, अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई हुई है, इसका प्रोसेस अभी चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों का जमकर मजाक बनाया। वहां पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने और तमाम लोगों की जान जोखिम में डालकर शाने अली के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। इस बीच ना तो किसी ने जरूरी दूरी पर ध्यान दिया, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया। कुछ लोग तो शाने अली को फूलों की माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए। मामला इतने पर भी नहीं रुका। स्वागत कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शहर की सड़कों पर जुलूस निकालने लगे। हैरानी की बात यह रही कि इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां ना तो कोई पुलिस वाला पहुंचा, ना ही किसी थाने को खबर हुई। इसलिए किसी ने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने मिशन गुजरात का आगाज करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने पैसों के लिए वारदात को अंजाम दिया। इजराइल में नई गठबंधन सरकार के बनते ही बेंयामिन नेतन्याहू के 12 साल के कार्यकाल का अंत हो गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वो पिछले 12 साल से लगातार इजराइल के पीएम के पद पर बने हुए थे। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के विरोध में वहां के लोगों ने कई महीनों से मोर्चा खोल रखा था और यही वजह रही कि जब उनकी सत्ता की समाप्ति हुई तो वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। वहां लंबे समय से इस इंतजार में बैठे लोग जश्न में डूब गए। नेतन्याहू की वहां के प्रधानमंत्री के पद से हटने का खुमार लोगों के सिर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने बीच रास्ते पर ही पार्टी शुरू कर दी। नाच गाना भी खूब हुआ। कई लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं खुशी के मारे कुछ लोग भावुक भी हो गए। वहां का नजारा देख ऐसा लगा मानो जैसे पूरा शहर जश्न में डूब गया हो। אני ברחובות כבר 4 שנים. עברנו 4 מערכות בחירות מהסוערות והמטלטלות שיש. इससे पहले वहां की संसद में हुई वोटिंग में नई गठबंधन सरकार के पक्ष में 120 में 60, जबकि विरोध में 59 वोट पड़े। कोरोना की दूसरी जांच ही नहीं बल्कि कोरोना को लेकर आई एक नई रिसर्च भी चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दरअसल कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बन सकता है। उनका दावा है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट का इंसानों में फैलने का खतरा भी ज्यादा है।
चीन होगा कोरोना का नया हॉटस्पॉट। चीन पर नए वेरिएंट का खतरा। नई रिसर्च में बड़ा दावा। कोरोना चक्रव्यूह में फंसा चीन। कोरोना वायरस वो महामारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई। कोरोना वायरस वो महामारी जो दुनिया के करोड़ों लोगों की मौत का सबब बनी। कोरोना वायरस वो महामारी जिससे अभी भी पूरी दुनिया जूझ रही है। जिस दिन से दुनिया ने कोरोना वायरस का नाम सुना है, चीन आरोपों के घेरे में है। पहले दिन से चीन पर कोरोना वायरस को वुहान के लैब में विकसित करने और फिर पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन चीन कोरोना को लेकर लगातार झूठ बोलता आ रहा है। लेकिन अब एक नई रिसर्च आई है जो चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। नेचर फूड मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट के हॉट स्पॉट बन सकते हैं और उनमें सबसे पहला नाम है चीन का। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के शोधकर्ता कोरोना वायरस पर रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चीन, जापान, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में चमगादड़ों के लिए अनुकूल हॉटस्पॉट बन सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के जिन हॉटस्पॉट की निशानदेही की गई है उनमें से ज्यादातर इलाके चीन में ही हैं। यानी आने वाले वक्त में चीन कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बन सकता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट पश्चिमी यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया तक बन सकते हैं और नए कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक तो जो बैट या चमगादड़ होते हैं ये उस एरिया में बहुत पाए जाते हैं और वो हॉट चीन और इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये वहाँ के हॉट एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं चमगादड़। तो हॉटस्पॉट हो सकता है और डेफिनेटली चीन अपने चक्रव्यूह में फंस सकता है। अगर ये एक स्ट्रेन है जिसका सारी दुनिया, साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों द्वारा लैब में विकसित स्ट्रेन है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा इस नई रिसर्च के मुताबिक इंडो चाइना और थाईलैंड के कुछ इलाकों में पशुधन उत्पादन में बढ़ोतरी होने से वहां भी कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। फिलहाल कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कोरोना वायरस कहां से पनप सकते हैं। कोरोना वायरस पर दुनिया के कई साइंसदानों की नई रिसर्च चीन के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। उनका कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट के तौर पर चीन हॉटस्पॉट बन सकता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट के कई इलाके चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर इलाके चीन में हैं। यानी एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में चीन आ सकता है। यकीनन कोरोना वायरस पर आई ये नई रिसर्च चीन के लिए बुरी खबर है। इससे पहले भी डेली मेल में एक खबर छपी थी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा, बल्कि चीन ने इसे वुहान की लैब में विकसित किया और चीन ने इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग से छिपाने की कोशिश की ताकि ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेन सेन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है
कि कोरोना के नमूनों पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को किसी लैब में तैयार किया गया। उनका दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। पर्सनल ये मानना है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि न तो कभी मेडिकल किताबों में मेंशन्ड है, न कभी देखा गया है एक ऐसा वायरस जो इतने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे, क्या लंग, क्या हार्ट, क्या ब्लड वेसल्स, इतनी क्लॉटिंग। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग और मेरा इट्स वेरी हार्ड टू बेसिकली डिस्प्रूव कि ये लैब में नहीं बनाया गया। चीन पर पहले से ही दुनिया में कोरोना फैलाने और इसके तथ्यों को छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं और अब अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया में चीन के साख पर भी बट्टा लग चुका है और दुनिया के ज्यादातर देश चीन के आक्रामक रवैये के चलते उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। लिहाजा दुनिया में अपनी गिरती साख से परेशान होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सरकारी मीडिया को चीन की सकारात्मक और सम्मानजनक छवि को पेश करने का फरमान सुनाया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सरकारी मीडिया और राजनयिकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संवाद के लिए पुराने आक्रामक रुख को छोड़कर नरम रुख बरतने की अपील की है। ट्रेन बनाया गया था तो किसी भी देश को या किसी भी जगह इंसान को माफ़ करना बड़ा मुश्किल है, तो चीन अपनी गिरती खाक को बचाने के लिए प्रयत्न तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि उसे अभी बहुत समय लगेगा। इतना आसान नहीं है। जिस रास्ते से लोगों को झोंका गया है, जिस तरीके से हाहाकार मचा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। दरअसल कोरोना काल में चीन LAC पर भारत से पिटकर ताइवान को धमकाता रहा। इसके साथ उसने अमेरिका के साथ भी उलझने की कोशिश की। महामारी के दौर में चीन के ऐसे रवैये के चलते उसकी छवि एक धौंस दिखाने वाले देश की बन गई। लिहाजा अब उसे खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दुनिया में चीन की गिरती साख के पीछे कोरोना वायरस ही नहीं, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। आलम यह है कि दुनिया के छोटे बड़े देश चीन की नीतियों से परेशान होकर अब उससे दूरी बना रहे हैं। लिहाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की गिरती साख को लेकर परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने देश की साख को बचाने और उसे सुधारने के लिए चीन की सरकारी मीडिया तंत्र को लगा दिया है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि चीन कोरोना वायरस और विस्तारवादी नीतियों के नाम पर कब तक झूठ बोलता रहेगा। फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर चीन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच कराने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका का तो ये भी आरोप है कि कोरोना को लेकर चीन न सिर्फ दुनिया को झूठ बोल रहा है, बल्कि कोरोना की जांच पर भी एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। China's position hasn't really changed since we visited the lab last August. Back then, as expected, we had officials there tell us that nobody there had been sick with COVID. They denied that there had been any sort of leak or an accident. Here's the lab's director and what he told us. I'm confident there's no need. 100%. 100%. What has shifted slightly in China's position is the vehemency with which the government here believes that the investigation needs to be expanded to other countries, in particular the U.S. So it's now a matter of fighting the lab leak theory with the Fort Detrick theory and raising questions about U.S. transparency. लेकिन कोरोना पर आई नई रिसर्च में चीन के लिए चेतावनी छपी है और अगर चीन ने वक्त रहते कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए कदम उठा लिए तो बहुत मुमकिन है कि वो इस कहर से बच जाएगा। और अगर चीन अपने अड़ियल रवैये के चलते इस नई रिसर्च को सिरे से खारिज कर देता है तो वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी एक बार फिर मुसीबत का सबब बन जाएगा। कोरोना केसों में लगातार कमी आने के बाद दिल्ली में आज से सभी बाजार खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीजों को छोड़कर सभी को पहले की तरह काम करने की मंजूरी दे दी है।
साथ ही बाजार खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम हटा दिया है। आज से निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम करेंगे। शादियों में भी 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। आज से सभी धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। हालांकि वहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगी रहेगी। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान, खेल, मनोरंजन, स्पा, जिम और सिनेमा हॉल अभी भी पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। हरियाणा में एक चलती कार में अचानक आग लगने से हादसा हो गया। हरियाणा के जींद में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि कार चला रहा आदमी वक्त रहते बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात जाएंगे। वो वहां पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के साथ ही अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। सूरत निकाय चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल का ये दूसरा गुजरात दौरा है। सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं। अरविंद केजरीवाल सुबह 10:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद 11:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद पार्टी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक तेज रफ्तार कार भीषण हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे लगे पेड़ों से जाकर टकरा गई। टक्कर की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए वहां पहुंचे और हादसे में घायल हुए 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हादसे में घायल सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई।